आज का जो अपना टॉपिक है वो है द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया भी था जो अपन इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे अपना सिलेबस का कि कोई भी मैनेजमेंट होता है वो मोस्टली, वैसे तो काफ़ी सारी एक्टिविटी परफॉर्म करता है कोई भी मैनेजर होता है जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, लेकिन जो मोस्टली जो ब्रॉडली क्लासीफाई किया गया है मैनेजमेंट की एक्टिविटी को, उनको 5 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। ठीक है, जो हमें स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है। सबसे पहले स्टेप दे रखा है प्लानिंग, प्लानिंग के बाद आती है ऑर्गेनाइजिंग, उसके बाद आती है स्टाफिंग, स्टाफिंग के बाद आती है डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग के बाद आती है कंट्रोलिंग। अब मैं आपको एक चीज बताऊं, आपने सिलेबस में एक एक चैप्टर पर अलग अलग एक एक फंक्शन पर पूरा पूरा चैप्टर है, तो वहाँ डिटेल में हमें पूरी प्लानिंग की प्रोसेस, इम्पोर्टेंस, वो सारी की सारी चीजें और भी इससे रिलेटेड जो भी टर्म्स हैं वो सारी की सारी हमें उस चैप्टर में पढ़ने के लिए मिलेंगी। यहाँ केवल हमें जो फर्स्ट चैप्टर में दे रखा है, इनका इंट्रोडक्शन दे रखा है कि एक्चुअल में ये एक्टिविटी होती कौन कौन सी हैं, उनको अपन यहाँ पर ब्रीफली पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं प्लानिंग एक्टिविटी की। तो यहाँ प्लानिंग जो दे रखा है ये होती है किसी भी काम को अगर हम करते हैं तो सबसे पहले डिसाइड करते हैं, जनरली कोई ऑर्गेनाइजेशन भी ना हो, अगर हम अपने घर की भी बात करें तो अगर हमें कोई भी इनिशियल एक्टिविटी करनी है, या आपको अगर अपनी खुद की एजुकेशन की बात करें, आपको अगर 12th एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करनी है तो उसके लिए आप जो एक्टिविटी करोगे वो सारी की सारी आप एडवांस में डिसाइड जो भी कुछ करोगे कि मेरा पिछले साल मैंने क्या किया था तो उसके क्या रिजल्ट आए, तो उसका एनालिसिस आप क्या करोगे, आपकी वीकनेस स्ट्रेंथ क्या है, वो शॉर्ट एनालिसिस जो आप करोगे कि कौन कौन से मेरे लिए पॉजिटिव चीजें हैं, कौन सी नेगेटिव रहेंगी, कौन कौन सी प्री कंडीशंस होनी चाहिए, तो वो सब कुछ क्या करते हैं अपन एडवांस में डिसाइड करते हैं कि हमें फ्यूचर में अगर अपने एग्जाम को क्रैक करना है तो कौन कौन सी एक्टिविटी हमको फ्यूचर में करनी है। तो ये क्या हुई, एक तरीके से फ्यूचर ओरिएंटेड प्रोसेस होती है, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होती है। इस प्लानिंग एक्टिविटी में हम करते क्या है, लिखा हुआ है प्लानिंग एक्टिविटी टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। कौन सी एक्टिविटी कर रहे हैं हम, यहाँ प्लानिंग मीन्स क्या हो रहा है, यहाँ दे रखा है सेटिंग ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव सेट करने का मतलब करना क्या है हमें, अपना हम क्या डिसाइड करेंगे यहाँ, गोल। ठीक है, एंड टारगेट्स, टारगेट्स की बात करें, अब जो गोल होता है उसी में ही काफी सारे हमारे टारगेट्स होते हैं, उनको एक वर्ड दे रखा है यहाँ टारगेट, एक दे रखा है गोल, तो हम यहाँ पर बनाएंगे अपना गोल बनाएंगे। गोल हो सकता है कि मुझे क्या एग्जाम पास करना है, अब एग्जाम पास करने के लिए मेरे अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टारगेट हो सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट अपने टारगेट हो सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, टारगेट कैसे हो सकते हैं कि मुझे अगर अपना एग्जाम पास करना है तो सबसे पहला मेरा एक शॉर्ट टर्म का टारगेट होगा कि मेरे को क्या करना है, अपना सिलेबस कब तक कंप्लीट करना है, अब सिलेबस का रिवीजन कब तक करना है, तो अपने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टारगेट्स अपन उसमें बना के चलते हैं। ठीक है, तो क्या चीज दे रखी है, प्लानिंग मीन्स सेटिंग अप ऑब्जेक्टिव्स एंड टारगेट्स। ठीक है, और एंड फॉर्मुलेटिंग एक्शन प्लान। अब एक्शन प्लान वर्ड का मतलब क्या है कि कौन कौन सी एक्टिविटी हमें किस किस तरीके से परफॉर्म करनी है, उसका एक तरीके से पूरा फ्लो चार्ट क्रिएट करते हैं हम। ठीक है, उसका बेनिफिट क्या होता है, हमें पता रहता है कि हमें कौन कौन सी, जैसे कि कोई स्टेज परफॉर्मेंस होती है, कोई प्रोग्राम होता है, कोई फंक्शन होता है, तो आपने देखा होगा कि वहां पर पहले ही से सारी चीजें अपन को प्लानिंग करके रखनी पड़ती है कि सबसे पहले परफॉर्मेंस किसकी होगी। ठीक है, स्टार्टिंग में किसको अपन बुलाएंगे, फंक्शन स्टार्ट करते टाइम में एंडिंग कौन करेगा, वो सारी चीजों का एक सिस्टमेटिक वे होता है। अब उस प्लानिंग करने से होता क्या है, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो प्रोग्राम कभी भी सिस्टमेटिक वे में परफॉर्म नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, अपने बिजनेस की प्लानिंग करेंगे। अब बिजनेस की प्लानिंग क्या होती है कि मैंने आपको बताया कि मेरे पास एक रनिंग ऑर्गेनाइजेशन है, मैंने पास्ट ईयर्स में सपोज 10% मेरा रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट था सपोज, या ऐसे समझो नेट प्रॉफिट था वो 10% था। अब ऑर्गेनाइजेशन चाह रही है, टॉप मैनेजमेंट ने बोला है कि हमको क्या करना है, 10% से 12% वाली कैटेगरी में अपने बिजनेस को लेके आना है। मीन्स हमारे पिछले जो 10% का प्रॉफिट था अब वो 12% में कन्वर्ट होना चाहिए, या अगर उसको हम वैल्यू में कंसीडर करें तो जैसे पहले 10 करोड़ था तो हम उसको 12 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमाने का हमारा टारगेट है, तो वो क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया। अब उस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए क्या करेंगे, हम काफी सारी स्ट्रेटेजी बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, वो सब कुछ पार्ट होता है प्लानिंग का। फ्यूचर में कमाने वाले हैं, फ्यूचर ओरिएंटेड क्यों बोल रहे हैं प्लानिंग को, क्योंकि कमाने वाले कब हम फ्यूचर में, फ्यूचर डेट को कमाएंगे, है ना, जो हमारे प्रॉफिट्स निकल के आएंगे फ्यूचर में, लेकिन उसके लिए हम प्लानिंग कब कर रहे हैं,
आज बैठकर हम प्लानिंग कर रहे हैं आने वाले 1 साल में हम क्या क्या एक्टिविटी ऐसी करें, क्या क्या एक्टिविटी नहीं करें, क्या हमारे डू एंड डोंट्स होंगे, उस एक्शन प्लान को हम यहाँ पे बोल रहे हैं प्लानिंग। ठीक है, इससे होता क्या है, इट bridges the gap between where we are and where we want to reach। ठीक है, अब अपने को ये क्या चीज है, दो चीजें यहाँ पे दे रखी है, क्या गैप क्रिएट खत्म करने का काम कर रहा है कि अभी हमारी प्रेजेंट क्या है। जैसे कि मेरे वाले एग्जांपल में हम अभी 10% वाली कैटेगरी में आ रहे थे, अब हमको 12% के प्रॉफिट पे पहुंचना है इस साल में, तो क्या हो गया, इस 2% हेलो हेलो तो अभी अपन पढ़ रहे थे प्लानिंग के बारे में, थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो गया था, है ना, साउंड को थोड़ा कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम आ गई थी। तो अभी अपन पढ़ रहे थे प्लानिंग, तो प्लानिंग यहाँ पे समझ में आ गई कि हम यहाँ से प्लानिंग करने से क्या कर रहे हैं, डिसाइडिंग इन एडवांस। अगर आप यहाँ लिखना चाहो तो इस चीज को लिख सकते हो, प्लानिंग क्या चीज है, डिसाइडिंग इन एडवांस। अब क्या क्या चीज, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, टू whom टू डू, वेयर टू डू, मीन्स क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ करना है, कौन क्या चीजें परफॉर्म करेगा, उस सब के बारे में एडवांस में सारा कुछ प्लान करना, डिसाइड करना, दैट इज कॉल्ड प्लानिंग। वही चीज हम अपने बिजनेस के लिए परफॉर्म करने वाले हैं कि क्या क्या हमें प्लानिंग करनी है, कौन कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, वो सारा का सारा प्लानिंग वाली फंक्शन में यहाँ पर कवर होगा। दूसरा है हमारा, दूसरी जो फंक्शन की बात करते हैं मैनेजमेंट का, वो है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मीन्स क्या है, ऑर्गेनाइजिंग रिसोर्सेज एंड एक्टिविटी। क्या चीज, क्या अरेंज कर रहे हैं हम, अरेंजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। अब रिसोर्सेज क्या क्या होते हैं, रिसोर्सेज की हम बात करें, मैन, मशीनरी, मनी, एटसेट्रा, ये सब कुछ किस में आते हैं, रिसोर्सेज, जो किसी ऑर्गेनाइजेशन की बिजनेस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए कंपलसरी होते हैं, वो सारी की सारे आते हैं हमारे रिसोर्सेज। तो उन एक्टिविटीज को, उन रिसोर्सेज को, जो हमारी बिजनेस एक्टिविटी को, ऑब्जेक्टिव को, जो हमने प्लानिंग वाली स्टेज में बनाया है, उसको अचीव करने के लिए कंपलसरी होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अपना ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग के बारे में पढ़ते हैं। ऑर्गेनाइजिंग, अभी जितने भी डाउट हैं वो अपन बाद में क्लियर करेंगे लास्ट में, अभी अपन इस पे एक बार इसको गो थ्रू कर लेते हैं। दूसरा जो है ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग में बता रहा था मैं, डेफिनेशन पढ़ रहे हैं अपन, इन्वॉल्व्स असाइनिंग ड्यूटीज, ग्रुपिंग टास्क, एस्टेब्लिशिंग अथॉरिटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप,
allocating the resources required to perform a specific plan। ठीक है, अब एक ऑर्गेनाइजेशन में जरूरी नहीं है कि एक सिंगल प्लान बनाएगा टॉप मैनेजमेंट, क्योंकि बिजनेस एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है, तो बार बार क्या होगा, नई नई एक्टिविटी परफॉर्म करते रहते हैं। तो उस केस में क्या है, क्या करना पड़ेगा, एक प्लान के लिए, अलग अलग प्लान के लिए वो अलग अलग रिसोर्सेज को अलोकेट करते हैं। ठीक है, असाइनिंग ड्यूटीज, कौन कौन क्या क्या काम करेगा, कितने ऑर्गेनाइजेशन में डिविजन होंगे, कितने डिपार्टमेंट होंगे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होगा, एचआर होगा, पर्सनल क्या बोलते हैं अपना सेल्स डिपार्टमेंट होगा, मार्केटिंग वाला डिपार्टमेंट होगा, वो कौन कौन से डिपार्टमेंट होंगे, वो क्या क्या टास्क परफॉर्म करेंगे, उनकी क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, क्या क्या उनकी अथॉरिटीज होंगी, वो सब कुछ क्रिएट करते हैं। उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे कि किस तरीके से होता है। सबसे ऊपर टॉप मैनेजमेंट, टॉप के नीचे मिडिल लेवल, अब मिडिल के नीचे क्या हो गया, अलग अलग डिपार्टमेंट के सीनियर अपमोस्ट पर्सन, उसके नीचे उनके एग्जीक्यूटिव लेवल काम करेगा। इस तरीके से हम पूरी की पूरी अथॉरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी की चैन क्रिएट करते हैं। ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग, जैसे कि हमारा एक डिपार्टमेंट है, तो उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए, क्या क्या कितनी मैन पावर चाहिए, कितना उसके लिए फाइनेंस की जरूरत है, वो सब कुछ हम अलग अलग डिवाइड करते हैं। अब डिवीजन की हम बात करें, तो डिवीजन में भी क्या होगा, एक होते हैं डिपार्टमेंट। डिवीजन कैसे होते हैं, जैसे कि एक कंपनी है टाटा ग्रुप है, अब टाटा ग्रुप क्या कर रहा है, स्टील में भी काम करता है, और टाटा की बात करें तो टेलीकॉम इंडस्ट्री में भी काम कर रहा है। तो दोनों अलग अलग इंडस्ट्री होगी, तो वो दोनों अलग अलग डिवीजन हो गए, तो उन दोनों की प्लानिंग होगी, तो उनके लिए ऑर्गेनाइजिंग भी अलग अलग होगी, उनके लिए अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज भी अलग होगा। तो ये दूसरा काम रिसोर्स अलोकेशन का कहाँ करेंगे हम, ऑर्गेनाइजिंग वाले स्टेज में, मींस अरेंजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। सिंपली अगर हम इसको वर्ड मीनिंग एक सिंगल वर्ड में समझना चाहें तो अरेंजमेंट ऑफ रिसोर्सेज अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिक एक्टिविटीज ऑफ ए पर्टिकुलर डिपार्टमेंट और डिवीजन। ठीक है, अपन इसको ऐसे समझ सकते हैं कि क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर, अरेंजमेंट ऑफ रिसोर्सेज कर रहे हैं उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए, पर्टिकुलर हमारी एक्टिविटी जितनी भी हम परफॉर्म कर रहे हैं उन सब के लिए। ठीक है, तो ये यहाँ पे हो गया अपना ऑर्गेनाइजिंग वाला। दूसरा फंक्शन है तीसरा, स्टाफिंग। अब हमने क्या कर लिया, पहले स्टेप में ये डिसाइड कर लिया कि हमको करना क्या है, दूसरे में हमने क्या कर लिया, उसके अकॉर्डिंग डिपार्टमेंट बना दिए। अब डिपार्टमेंट के बाद उनके लिए हमको क्या जरूरत पड़ेगी, जो डे टू डे वर्क परफॉर्म करवाना है उनके लिए हमें स्टाफ चाहिएगा। स्टाफ मीन्स मैन पावर। ये मैन पावर क्या करेगी, उस एक्टिविटी को परफॉर्म करेगी जो डे टू डे एक्टिविटी एग्जीक्यूट करने से हमारा प्लान परफॉर्म हो पाएगा। जो भी आप लोगों की क्वेरी है, मैं अभी एंड ऑफ द टॉपिक पूरा का पूरा क्लियर करूंगा सेशन कंप्लीट होने के बाद। फर्स्ट इनको एक बार अपन समझ लेते हैं, मैं दोबारा से अभी एक और बार समझाऊंगा इनको। ठीक है, तो फाइंड स्टाफिंग की अपन बात करें, मैंने सबसे पहले बताया प्लानिंग। प्लानिंग में हमने गोल डिसाइड कर लिया कि फ्यूचर में करना क्या है। अब फ्यूचर में उस काम को करने के लिए हमें चाहिए क्या क्या, वो ऑर्गेनाइजिंग में आ गया, हमने रिसोर्सेज अलोकेट कर दिए। अब रिसोर्सेज के बाद तीसरे पॉइंट में हम बात कर रहे हैं स्टाफिंग की। स्टाफिंग में हम लेके आ रहे हैं मैन पावर। मैन पावर क्या काम करेगी, मैन स्टाफिंग वाली प्रोसेस क्या कर रही है, राइट पर्सन फॉर राइट जॉब। स्टाफिंग एक स्पेस, क्योंकि हमने पढ़ा था मैनेजमेंट का काम ही होता है एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस लाना। एक तो ये है कि किसी भी बंदे को हम किसी भी जगह पे काम पे फिक्स कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरीका क्या है, अकॉर्डिंग टू द राइट पर्सन। राइट पर्सन का मतलब अकॉर्डिंग टू हिज एक्सपर्टीज, कौन सी फील्ड में वो एक्सपर्ट है उसकी नॉलेज के अकॉर्डिंग, उसके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, एरिया ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। अब इन चीजों का क्या इफेक्ट पड़ता है वो अपन बाद में समझेंगे। क्यों ऐसा क्यों होगा, क्योंकि अगर हम एक बंदे को, एक सपोज जैसे कि एक कोई पर्सन है, वो सेल्स की फील्ड में उसके पास एक्सपीरियंस है काफी सारा, तो हम उसको कौन सी जगह पे फिक्स करेंगे, सेल्स वाली एक्टिविटी में। अब सेल्स में भी अंदर डिवाइड करें कि उसको इंटरनेशनल मार्केट का ज्यादा नॉलेज है या डोमेस्टिक मार्केट की, पता चला कि उसको इंटरनेशनल मार्केट की ज्यादा नॉलेज है, तो हम उसको कौन सी जगह पे रिक्रूट करेंगे, इंटरनेशनल वाली एक्टिविटी पे। मींस राइट पर्सन को
राइट जॉब पर अकॉर्डिंग टू हिज एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज, नॉलेज एंड एरिया ऑफ इंटरेस्ट। उसके अकॉर्डिंग जब हम उसको काम देंगे तो ऑटोमेटिकली काम में एफिशिएंसी आएगी। जैसे कि अगर आपकी बात करें, आपको कोई भी एक काम अच्छा लगता है या आप उसको फील्ड में एक्सपर्ट हो और वही काम आपको करने के लिए दे दिया जाए एज ए जॉब, तो आप ज्यादा अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं एज कम्पेयर टू अगर आपसे कोई नया काम करने के लिए दिया जाए। ठीक है, तो इसलिए क्या कह रहे हैं, स्टाफिंग वाली प्रोसेस में हम क्या करेंगे, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के जो मैन पावर हमने यहाँ पे इकट्ठे किए होंगे, यहाँ पर तो हमने क्या किया, निकाल लिया कि हमको चाहिए कितने ऑर्गेनाइजिंग वाली स्टेप में। अब स्टाफिंग में उन 10 एम्प्लॉइज को कौन कौन सी जगह पे फिक्स करना है, ये काम हम स्टाफिंग वाली प्रोसेस में करेंगे एट द राइट टाइम, जिससे कि सही समय पे उन लोगों को हम फिक्स करेंगे। तो क्या होगा, हमारे जो रिजल्ट है, क्योंकि बिजनेस में टाइम कांस्टेंट होता है, ठीक है, चैलेंजिंग है, टाइम लिमिटेशंस होती है, तो हमें क्या करना है, सारी चीज क्या करनी पड़ेगी, टाइम पर कंप्लीट करनी पड़ेगी। और टाइम पर करने के लिए क्या करेंगे, एफिशिएंसी लेके आनी पड़ेगी अपने काम में, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। ठीक है, अब स्टाफिंग की बात करें तो क्या क्या आता है स्टाफिंग में। स्टाफिंग का मतलब केवल रिक्रूटमेंट से नहीं है, इट इन्वॉल्व्स रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट मतलब निकालना, वैकेंसी क्रिएट करना, उसके बाद क्या करते हैं अपन, उनका उनमें से सिलेक्शन करते हैं, प्लेसमेंट करते हैं। प्लेसमेंट क्या होता है, कभी दूसरी बाहर की कम प्लेसमेंट एजेंसी होती है, वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए लेके आती हैं, उनको एग्जाम कंडक्ट कराती हैं, ग्रुप मीटिंग्स जो भी कुछ होता है वो सारी परफॉर्म करवाने के बाद उनको हमारी ऑर्गेनाइजेशन में लेके आती हैं। साथ ही साथ इंडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉइज। अब इंडक्शन एंड डेवलपमेंट का मतलब क्या हो गया, आप एक तरीके समझो, उनको ओरिएंटेशन प्रोग्राम करवाना टाइम टू टाइम, ओरिएंटेशन टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज। अब इसको मैं कैसे समझाऊं, ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है, जैसे कि सपोज करो एक कोई बैंकिंग फील्ड से रिलेटेड कोई पर्सन है, वो पहले जॉब कर रहा था एचडीएफसी बैंक में। जब उस एचडीएफसी में उसने सपोज 1 साल काम किया और 1 साल से पहले जब वो रिक्रूट हो रहा था तो उसकी ट्रेनिंग हुई, एचडीएफसी और कंपनी ने उसकी ट्रेनिंग दी, बैंक ने ट्रेनिंग प्रोवाइड की, उसके बाद उसने 1 साल तक उस एरिया में काम किया। ठीक है, लेकिन सपोज अब उसने क्या किया, स्विच करके वो जाता है एक्सिस बैंक में काम करने के लिए, तो उसके बाद क्या होता है, एक्सिस बैंक वापस से उससे सारी रिक्रूटमेंट सिलेक्शन प्रोसेस करवाने के बाद क्या करती है, उसको 15 या 20 दिन की ट्रेनिंग पर भेजती है। ऐसा क्यों किया जाता है, ओरिएंटेशन टुवर्ड द ऑर्गेनाइजेशन गोल एक्टिविटी। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था दो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन का वे ऑफ वर्किंग अलग अलग होता है, तो उस वर्किंग से कैसे हम फैमिलियर करें, कैसे उसको इंट्रोड्यूस कराएं, तो उसके लिए गोल ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स होते हैं, डेवलपमेंट प्रोग्राम होते हैं, जो टाइम टू टाइम उनके अंदर कुछ वैल्यू एडिशंस करते हैं, जो उसको उस पर्टिकुलर फील्ड में काम करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये सारी की सारी एक्टिविटी जितनी भी हैं मैन पावर से रिलेटेड, चाहे ट्रांसफर हो, इसमें प्रमोशन ट्रांसफर हो, सारी एक्टिविटी इसमें इंक्लूड होती है। ठीक है, अब इसके बाद अपन पढ़ते हैं, अब हमने क्या किया, गोल बना लिया, ऑर्गेनाइजेशन में सारे रिसोर्स बट गए, रिसोर्स के अकॉर्डिंग हमने मैन पावर लगा दी कि कौन सा बंदा क्या काम करेगा। अब क्या है, डायरेक्टिंग की जरूरत कब पड़ती है, जब कोई नया बंदा, जो हमने स्टाफ यहाँ पर लगाया था, हमने अपॉइंट किया था प्लेसमेंट के थ्रू, ट्रेनिंग देकर, सेमिनार प्रोवाइड करा के, अब उनको हम क्या कराए हैं, जब वो डे टू डे किसी प्रैक्टिकली किसी प्लेस पर कोई एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए वर्क करना शुरू करेगा, तो क्या होगा, डायरेक्टिंग रेफर्स टू लीडिंग। उसको क्या जरूरत पड़ेगी, एक लीडर की जरूरत पड़ेगी जो हर पॉइंट ऑफ दी प्रोसेस पे उसको गाइड करेगा। इन्फ्लुएंसिंग, इन्फ्लुएंस मींस इफेक्टिवनेस, कैसे आप उस पर अपना इफेक्ट डालोगे। दूसरा मोटिवेशन, मोटिवेट करना पड़ेगा स्टाफ को। चूजन टू परफॉर्म द असाइन टास्क एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। अब होता क्या है, ठीक है, मान लिया एक बंदे के अंदर खूब एक्सपर्टीज है, नॉलेज है, खूब एमबीए पास आउट है, अच्छी नॉलेज है उसके पास, लेकिन होता क्या है, फिर भी जब वो काम करने के लिए उस फील्ड में जाता है तो आफ्टर द टाइम, जैसे जैसे पासेज ऑफ टाइम होता है, क्या होता है, उसकी जो वर्किंग एफिशिएंसी है वो डिक्रीज होने लगती है। ठीक है, जो वर्क एफिशिएंसी की हम बात कर रहे थे वो डिक्रीज होने लगती है, जबकि हमारा काम ही क्या है, मैनेजर का काम क्या है, ऑल द टाइम जो हमारे एम्प्लॉइज हैं उनको इस तरीके से मैनेज करो कि उनका एफिशिएंसी लेवल भी हमेशा अप रहे और इफेक्टिवली वो काम करें ऑर्गेनाइजेशन के लिए, मींस राइट टाइम पर राइट वर्क परफॉर्म करें, वो भी कॉस्ट इफेक्टिवनेस के साथ। अब वो आएगी क्या, उसके लिए जरूरत क्या पड़ती है, अब जब वो डिमोटिवेट हो रहे होते हैं तो उस समय पे क्या करता है, एक लीडर का काम होता है, एक मैनेजर कैसे काम करता है, एज ए लीडर काम करता है। वो काम किस चीज का करता है, इन्फ्लुएंस करने का, पॉजिटिव इन्फ्लुएंस डालता है। जैसे कि टीचर होता है, उसका अपने स्टूडेंट्स के ऊपर अगर पॉजिटिव इन्फ्लुएंस है तो क्या होगा, स्टूडेंट को अगर प्रैक्टिकली कोई प्रॉब्लम आती है डे टू डे स्टडी में, तो वो क्या करते हैं, उसको अपनी प्रॉब्लम टीचर्स को शेयर करते हैं और उसके अकॉर्डिंग वो उसको रिजॉल्व कर देता है। अगर इन्फ्लुएंसिंग पॉजिटिव होगी
तो क्या हो सकता है, अच्छे तरीके से स्टूडेंट्स को गाइड कर सकते हैं, डायरेक्शन दे सकते हैं और वो अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं एग्जाम की। अगर इन्फ्लुएंसिंग ही अच्छी नहीं है, लीडरशिप अच्छी नहीं है, इफेक्टिवनेस अच्छी नहीं है, तो कभी भी स्टूडेंट्स मोटिवेट ही नहीं होंगे, और मोटिवेट नहीं होंगे तो उनकी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो डायरेक्टिंग वाले काम में मैनेजमेंट क्या करेगा, अपने जो भी लेबर है, एम्प्लॉइज हैं, स्टाफ है, मैन पावर है, उनको क्या करेगा, टाइम टू टाइम लीड करने का काम करेगा कि कैसे कोई पर्टिकुलर टास्क को उन्हें परफॉर्म करना है, उसमें उनको क्या क्या ग्रीवांसेस प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, उन सबको वो रिजॉल्व करने का काम करता है, जिससे कि क्या बनी रहे, पर्पस क्या होता है, एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। हमने पढ़ा भी था ऊपर मैनेजमेंट की जब हम बारे में पढ़ रहे थे कि मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होती है। मेन जो काम होता है मैनेजमेंट का, गोल के लिए काम करवाना होता है कि ऑर्गेनाइजेशन ने जो गोल बना दिया है वो अचीव करवाना है कैसे भी, हमें नहीं मतलब कैसे काम करेगा कोई भी मैनेजर। ठीक है, तो अब उसको यहाँ दिखा तो उसने क्या किया, डायरेक्टिंग वाला फंक्शन लगा दिया कि अगर मुझे एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस चाहिए तो एम्प्लॉइज को मोटिवेट रखना पड़ेगा, उन पर पॉजिटिव लीडरशिप रखनी पड़ेगी। इसके लिए क्या होता है, एक्सपर्ट्स की जरूरत होती है। यही लीडिंग पावर, इन्फ्लुएंसिंग पावर और मोटिवेटिंग पावर ही क्या करती है, किसी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज को दूसरों के कंपैरिजन में ज्यादा एफिशिएंट काम करने में हेल्प करती है। जैसे कि आपने देखा होगा, एक लीडर की बात करें तो एज ए अभी प्रेजेंट में अपने प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो वो क्या है, उनकी लीडरशिप इन्फ्लुएंसिंग पावर इतनी अच्छी है कि वो कोरोना वाले टाइम पीरियड में भी लोगों पर फुल मोटिवेशन, पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर देते हैं। मीन्स इससे काम क्या हो रहा है, जो इकोनॉमी लेवल है वो एफिशिएंटली और इफेक्टिवली पूरा का पूरा नेशन कंट्री वाइड प्रॉपर वे में परफॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो यही काम अगर अपन एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन में भी नेगेटिव कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट होती रहती है ऑल टाइम। एम्प्लॉइज बार बार डिमोटिवेट होते रहते हैं ड्यू टू उनकी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम हो सकती है, या वर्किंग टास्क में कुछ डिफिकल्टी हो सकती है, उसकी वजह से उनको प्रॉब्लम क्रिएट होती है। लेकिन अगर उनका जो लीडर है, उनका जो बॉस है, उनको टाइम टू टाइम गाइड करता रहेगा तो उससे क्या होता है, उनका जो पॉजिटिव नेचर है वो क्रिएट हो जाता है उनके माइंड में, और वो प्रॉपर वे में काम करना शुरू कर देते हैं। बात समझ में आ गई। इसके बाद अपन नेक्स्ट लास्ट जो इनका पॉइंट होता है कि अब हमने सारी चीजें कर दी, हमने मैं गाइड भी कर दिया उनको, सब कुछ कर दिया, लेकिन बाद में होता क्या है, कंट्रोलिंग एक्टिविटी। अब पता कैसे चलेगा कि हमारे ये इस बात की अश्योरिटी क्या है कि जो हमने प्लानिंग में अपना एक्सपेक्टेड रिजल्ट बनाया था, एक्सपेक्टेड रिजल्ट की मैं बात करूं, अब कंट्रोलिंग की जरूरत क्यों पड़ रही है, कंट्रोलिंग की जरूरत इसलिए पड़ रही है कि जो उस दिन हम समझ रहे थे एक्सपेक्टेड गोल्स जो हमने बनाए हैं, एक्सपेक्टेड गोल मैंने बनाया था 10% इंक्रीजमेंट ऑफ प्रॉफिट्स। ठीक है, अब कैसे हमें पता चलेगा कि हमारे एक्सपेक्टेड गोल्स हमें अचीव हो रहे हैं जो कि हमने कहा बनाए हैं, एज पर डिटेल्ड प्लान, जो हमने प्लान बनाया था उसके अकॉर्डिंग हमें पता कैसे चलेगा कि हमें प्लानिंग हो रहे हैं। उसके लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी, यहाँ कंट्रोलिंग एक्टिविटी परफॉर्म करने की। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं, कंट्रोलिंग एक्टिविटी क्या काम करती है, आपने देखा होगा एक ऑर्गेनाइजेशन में जो अब मैन पावर है उनको हमने ट्रेनिंग भी दे दी, उसको गाइड भी कर रहे हैं, मोटिवेट भी है, फिर भी क्या होती है, एम्प्लॉइज काम नहीं करते हैं प्रॉपर वे में, तो उसकी वजह से क्या होता है, रिजल्ट डिक्रीज होने लगते हैं। हमने डिसाइड किया था कि सपोज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की बात करें कि 10 रुपए पर यूनिट में कोई प्रोडक्ट हम रेडी करेंगे, लेकिन पता चला कि 10 रुपए में ना होकर वो 9 रुपए में हो रहा है। फर्स्ट मंथ में अगर हमने अपने टारगेट चेक की, अपने रिजल्ट चेक किए, तो 10 रुपए का प्रोडक्ट जो तैयार होना था वो 11 रुपए में रेडी हो रहा है। 1 रुपए का डिफरेंस क्यों आया, ड्यू टू द कंट्रोलिंग एक्टिविटी। कंट्रोलिंग एक्टिविटी हमने नहीं लगाई, लेक ऑफ कंट्रोलिंग एक्टिविटी की वजह से हम अपने प्लान्स को अचीव नहीं कर पाए। तो कंट्रोलिंग में हम क्या करेंगे, मॉनिटरिंग। कंट्रोलिंग का मीन्स क्या दे रखा है यहाँ पे, मॉनिटरिंग ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी। अब ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी का मतलब क्या है, चाहे वो परचेज से रिलेटेड हो, अपने अपने एरिया की जो भी एक्टिविटी होगी, जो भी टॉप हेड होगा उन एक्टिविटियों का क्या मॉनिटर करने का काम करेगा। मॉनिटर मीन्स ऑल टाइम चेक करने का काम। जैसे कि मैं आपको बताऊं, एक स्कूल ऑर्गेनाइजेशन में कि अगर टीचर सारे के सारे पढ़ा रहे हैं, उनको गोल दे दिया कि हमें अपना गोल अचीव करवाना है, अच्छा रिजल्ट लेके आना है, लेकिन क्या होता है, जो टीचर के ऊपर एक स्टाफ काम करता है, मैनेजमेंट हो सकता है, प्रिंसिपल हो सकता है, वो लोग क्या काम करते हैं, मॉनिटर करने का काम करते हैं कि बिजनेस जो स्कूल की एक्टिविटी है, डे टू डे एक्टिविटी प्रॉपर हमारे गोल के अकॉर्डिंग काम कर रही है या नहीं, उनको गोल ओरिएंटेड बनाने का काम करता है कंट्रोलिंग। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, टाइम टू टाइम मेजरमेंट करते हैं कि हमारे एक्सपेक्टेड रिजल्ट हमें अचीव हो रहे हैं कि नहीं, जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं। अब मैंने आपको बताया था उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, टेकिंग करेक्टिव एक्शंस और एनी डेविएशन। अब डेविएशन कैसे समझा, 10 10 करोड़ का हमारा टारगेट था,
कि 10 करोड़ की हमारी सेल आनी चाहिए, ये हमारी एक्सपेक्टेड सेल थी, ठीक है। अब सेल कितनी हुई, 8 करोड़ की एक्चुअल सेल। तो जो 2 करोड़ का क्या निकल के आएगा, डिफरेंस होगा, उसको अपन क्या बोल रहे हैं, डेविएशन, और क्या बोल सकते हैं इसको अपन, डिफरेंस। जो डिफरेंस क्रिएट हुआ वो कितने का हो गया अपना, 2 करोड़। अब ये 2 करोड़ का डिफरेंस को कम करने के लिए क्या करेंगे, हम कंट्रोलिंग एक्टिविटी लगाएंगे। उसमें क्या करेगा, कोई भी मैनेजर चेक करेगा कि ये 2 करोड़ का जो सेल कम हुआ उसके पीछे कौन सा डिपार्टमेंट, कौन सा पर्सन लायबल है। या तो क्या कमी रही, प्रोडक्ट की क्वालिटी में कमी थी तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाले को पकड़ेंगे, मार्केटिंग में कमी थी तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट वाले को पकड़ेंगे, सेल्स में कमी थी तो सेल्स वाले को पकड़ेंगे। तो अपने को क्या है, एक्चुअल पोजीशन पता चलेगी कि क्या हमारी तरफ से, हमारी कंपनी का, हमारी ऑर्गेनाइजेशन का क्या फॉल्ट था जिसकी वजह से ही हमें 2 करोड़ रुपए का जो टारगेट था वो अचीव नहीं हो पाया। उसको अपन बोल रहे हैं करेक्टिव एक्शंस, ठीक है। तो वो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले करंट परफॉर्मेंस को अपने स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड मींस क्या होता है, एक तरीके से बजट समझ सकते हो आप। बजट बनाया था हमने, उस बजट को हमने जब एक्चुअल से निकाला तो उनके बीच में डिफरेंस आया, तो उसके लिए हम करेक्टिव मेजर्स जो लगा रहे हैं उस प्रोसेस को बोल रहे हैं कंट्रोलिंग एक्टिविटी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं अपन, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। अभी अपने जो भी डाउट है वो अपन यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आज डाउट